आदिवासी कला और कलाकारों की बात तो अक्सर होती है, लेकिन उस कला की आत्मा तक पहुंचने और उसके आदिवासी समाज के साथ संबंध को शायद ही कभी समझा जाता हो। नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। आज हम चलेंगे एक यात्रा में जहां हम सुनेंगे उन आवाजों को जो वर्षों तक सन्नाटे में दबी रह गई और जब निकली तो हमने उन्हें एक सीमित दायरे में ही जाना या सीमित बाजार में समेट कर रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की आदिवासी कला और हुनरमंद कलाकारों की, उसकी विरासत, उसकी पीड़ा, उसकी शक्ति। लेकिन बीते दिनों एक प्रदर्शनी ने उन्हें दिल्ली की हलचल के बीच एक नया मंच दिया। ये तस्वीरें दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में पिछले हफ्ते लगी प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर की हैं। इस प्रदर्शनी में भारत के 17 राज्यों के 50 से अधिक आदिवासी कलाकार भाग लेने आए। इसमें करीब 250 पेंटिंग्स और हस्तशिल्प दिखाए गए जो भारत के 30 से अधिक टाइगर रिजर्व क्षेत्रों से प्रेरित हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के इलाके में रहने वाले राधेश्याम खैरवार किसान हैं, लेकिन पेंटिंग उनके लिए एक पैशन है। वो उसके जरिए प्रकृति के साथ आदिवासियों के जीवन और पूजा पद्धति को दर्शाते हैं। ये हमारे इधर जो ट्राइबल क्षेत्र में बाघों को देव के रूप में पूजते हैं, क्योंकि जब भी जंगल जाते हैं तो उनका सुमिरन करके जाते हैं ताकि जंगलों में कोई हानि न पहुंचे। और पेड़ों से हमें सब कुछ मिलता है, छांव मिलता है, वृक्ष फल मिलता है, फूल मिलता है। जैसे फूलों को आदिवासी कला केवल सुंदर चित्र या सजावट नहीं है, वो संस्कृति की आत्मा है। हर रंग, हर रूप, हर चित्र एक कहानी कहता है। जंगल की पत्तियां, नदी की धाराएं, जीव जंतु और इंसान, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये कला दिखाती है कि कैसे आदिवासी समुदाय प्रकृति को माता मानते हैं, उसे बचाते हैं और उसके साथ संतुलन में जीते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली की प्रदर्शनी में गौंड आर्टिस्ट जानवी ने यह पेंटिंग बनाई, टाइगर इन डिफॉरेस्टेड वुड्स, जिसमें एक पेड़ की छाल को सड़क जैसी रेखाओं से दिखाया गया है। यह संकेत है कि कैसे जंगल को काटकर हम उसका विनाश कर रहे हैं और एक इकोलॉजिकल बैलेंस को खो रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, उसकी वजह से टाइगर्स और इतर अदर एनिमल जैसे बाकी एनिमल से उनके कंजर्वेशन पे कितना बड़ा खतरा हो रहा है। और ये जो लीव्स दिखा रही हूँ मैं, जो भी बहुत कम है, वो दिखा रही है कि कितने पेड़ कट रहे हैं, हमारे जंगल तोड़े जा रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। तो हमें इसकी नीड है जंगल बचाने की। एंड ये जो काला कलर है, जो बैकग्राउंड में काला है, तो वो दिखा रहा है कि फ्यूचर हमारा खतरे में है, वी आर इन डेंजर, वी नीड टू कंजर्व इट। ये कला हमें सिखाती है कि संरक्षण सिर्फ वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारी जमीन, हमारी सांस, हमारा अस्तित्व है। वैसे आदिवासी समाज में हुनरमंद कलाकारों की कभी कोई कमी नहीं रही और कला वहां जीवन की हर गतिविधि से जुड़ी रही है। ऐसे आयोजनों का लक्ष्य सिर्फ कला प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जंगल, जीवन, संस्कृति और संरक्षण के लिए भी एक संवाद इसके द्वारा खोला जाना चाहिए। आदिवासी जीवन और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बीच गहरा संबंध दिखाना बहुत जरूरी है। आदिवासियों के साथ दशकों से काम कर रहे और जमशेदपुर स्थित कला मंदिर के संस्थापक अमिताभ घोष को सुनिए। आश्चर्यजनक बात है कि ये हजारों साल की शिक्षा जो अनरिकॉर्डेड है, अनरिटन है, हजारों साल की जो इतिहास, उसका कोई संरक्षण का व्यवस्था हुआ ही नहीं, आज भी नहीं हो रहा है। जितने आदिवासी कलाकार से हम मिले हैं या लोक संगीत गायिका से मिले हैं या म्यूजिशियन से मिले हैं, उसमें से आधा भी जीवित नहीं है। एंड व्हाट टैलेंट दे आर। मिसाल के तौर पर यह बाइसन हॉर्न डांस या बाइसन मुरिया नृत्य, जो बस्तर की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
ये नृत्य गांव के त्योहारों, फसल कटाई, विवाह और विशेष उत्सवों के अवसर पर किया जाता है। इसमें युवा पुरुष और महिलाएं भाग लेते हैं। बाइसन यानी जंगली भैंसे के सींगों को सर पर पहनने वाले अलंकरण से इस नृत्य का नाम पड़ा है। नर्तक अपने सिर पर सींग के आकार का मुकुट पहनते हैं, जो बाइसन की शक्ति और वीरता का प्रतीक है। अपने आसपास के वन्य जीवन के साथ एकाकार हो जाना जैसे आदिवासियों का अपना स्वभाव है। दिल्ली की प्रदर्शनी में पहुंचे अमन दिलीप लाहिड़े बताते हैं कि कैसे आदिवासी शरीर में टैटू धारण कर जंगली जानवरों के बीच एकरूपता का पैगाम देते हैं। जैसे एनिमल्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंट्स रहते हैं, पैटर्न्स रहते हैं। तो ट्राइब लोग जब जंगल में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो टाइगर और जानवरों को वो फील करवाते हैं कि हम भी एक जानवर है, इसलिए वो अपने शरीर पे टैटूज वगैरह बनाते हैं। दूसरा एक अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है कि वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग सिम्बॉलिक फॉर्म्स रहते हैं उनके, बट बेसिकली वो दूसरे एनिमल को सिक्योर फील कर सके। जैसे टाइगर को भी ऐसा लगे कि ये भी एक जानवर है, इसलिए अपने अपने में भी पैटर्न्स बनाते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे। पर सवाल ये है, ये कला और ये ज्ञान इतने वर्षों तक क्यों अनसुना रहे या अनदेखा रहे, या उन्हें वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? आदिवासी समुदायों को लगातार क्यों उपेक्षित किया गया? उन्हें भूमि अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया? और आज वह न केवल अपने अधिकारों से वंचित हैं, बल्कि बार बार विस्थापित हो रहे हैं। उनकी जमीनों में खनन, बड़े बड़े बांध, वनों की कटाई और तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनका संरक्षण और अपनी पहचान बनाए रखने का हक उनसे छीना गया है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, खनिज, पानी प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन वही समुदाय वर्षों तक गरीबी में जिया है जो इतने प्रचुर संसाधनों के बीच में रहता है। अमिताभ घोष कहते हैं कि इसके पीछे एक वजह यह है कि हमने आदिवासियों पर अपने तथाकथित सभ्य समाज यानी सिविलाइज सोसाइटी के नियमों और कानूनों को थोप दिया, जो बहुमत के आधार पर सही या गलत का फैसला करते हैं, सहमति के आधार पर नहीं। एक देखिए कि हमारी जो समाज है, जो अर्बन सोसाइटी है, यूरोपियन कल्चर से प्रभावित सोसाइटी है, यहाँ पे हम लोग कोई भी निर्णय, सामाजिक निर्णय लेते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी के डिबेट में। आदिवासी समाज में यह है नहीं, वहाँ तो सहमति है, रात भर मीटिंग चलता है। आई हैव बीन प्रेजेंट इन दोज मीटिंग्स। कई एक इशू पर गए हैं हम गए हैं, वहाँ लड़कियों का कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, उसका कस्टोडी लॉ में है, हो सकता है। अब हम समझाने गए, लोग बोलते हैं कि वो लोग मानेगा नहीं। हमारा अनुभव है, मैंने करीब 300 से ऊपर गांव में गया, हर गांव के प्रधान हम लोग को सहमति दी है, लेकिन उनका पद्धति है। वो पद्धति क्या है? पूरे गांव बैठा, आते गए लोग, बात हो रहा है, फिर बताओ। मुंडा भी बता रहा है, माझी भी बता रहा है, पुरोहित भी बता रहा है, लोग प्रश्न कर रहे हैं, घटना का उदाहरण दे रहे हैं, फिर उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। आप सुनिए तो सही। तो ये जो एक जीवंत परंपरा है, ये परंपरा को नहीं समझना हमारे पढ़े लिखे समाज का सबसे बड़ा मिस्टेक है। आदिवासियों की जनसंख्या देश की आबादी के लगभग 10% यानी कोई 14 करोड़ के आसपास है, लेकिन जिन संसाधन प्रचुर इलाकों में वो रहते हैं, उन्हें सरकार बस केवल जीडीपी के एक इंजन के तौर पर देखती है, जबकि वो हमारी संस्कृति और बहुमूल्य पर्यावरणीय निधि का भंडार हैं। क्या ये सही होगा कि हम उनकी कला की प्रदर्शनी तो करें, लेकिन उन्हें अपने उन अधिकारों से वंचित रखें जो उन्हें मिलने चाहिए? मिसाल के तौर पर मध्य भारत के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन का आधार है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिन्हें हम लघु वनोपज भी कहते हैं। देश भर में ऐसे 200 से अधिक प्रकार के लघु वनोपज हैं, जैसे तेंदुपत्ता, सालबीज, चिरौंजी, हर्रा और बहुत कुछ। और इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण है महुआ। महुआ का पेड़ आदिवासी जीवन का अभिन्न हिस्सा है।
इसके फूलों से मिठाई, स्थानीय पेय जैसे चाय वगैरह भी बनते हैं, शराब भी बनाई जाती है। बीज से तेल निकाला जाता है और सूखे फूल साल भर भोजन के रूप में उपलब्ध रहते हैं। महुआ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतीक है। इन लघु वनोपजों की बिक्री से आदिवासी परिवारों की आय होती है, जिससे वो शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका चला पाते हैं। उनका जीवन स्तर ऊपर उठता है। वर्ष 2006 में बनाए गए वन अधिकार कानून, जिसे हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या ट्राइबल एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके तहत आदिवासियों को इन संसाधनों पर संग्रह और बिक्री का वैधानिक अधिकार दिया गया, जिससे जंगल अब केवल उनका घर नहीं, बल्कि उनकी आजादी और उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। लेकिन अक्सर इन नियम कानूनों का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्यमी इन इलाकों में घुसते हैं, लेकिन लाभ का सही अंश आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाता। तो बाघ अभयारण्यों यानी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में रहने वाले इन आदिवासियों की कला के बहाने ये सब कहने का मकसद यह है कि अगर आदिवासी अधिकारों की बात नहीं होगी तो उनकी कला बस एक नुमाइश बनकर रह जाएगी, या फिर वो उस दूरी तक या उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएगी जिसकी वो असल हकदार है। और अगर यह सब कुछ सीमित रहे तो आदिवासियों का ही नहीं, भारत के एक बहुत बड़े हिस्से का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।